नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है खबर दमदार का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। शुक्रवार को हुए उपद्रव मामले में एक्शन लगातार जारी है। अब तक कुल 325 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और चौराहों पर पोस्टर लगाकर धरपकड़ की जा रही है। वहीं बुलडोजर पर एक्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं विपक्ष प्रयागराज में चले बुलडोजर को कानून के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली में यूपी भवन और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर अवैध तरीके से बनाई गई 2 इमारतों को सील कर दिया गया। इस सब के बीच और इन सभी एक्शन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी ने पूछताछ की, जिस पर कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। और आज की बड़ी खबरों पर अब एक एक कर सब पर डालते हैं नजर। खबर आई आज प्रयागराज में करेली के बाद अटाला इलाके में बुलडोजर चल सकता है, तो यहां के दुकानदारों ने अपना सामान दुकानों से बाहर निकालना शुरू किया। उन्हें डर है कि अगर बुलडोजर चला तो कहीं उनका सामान बर्बाद ना हो जाए। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस इलाके में उपद्रवियों ने पथराव किया था, हंगामा काटा था और उसके बाद जब एक्शन शुरू हुआ बुलडोजर वाला, तो यहां के व्यापारियों, अटाला के व्यापारियों में भी दहशत। इन्हें डर इस बात का है कि कहीं इनका सामान भी बर्बाद ना हो जाए अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो। वक्त उसी अटाला इलाके पर खड़ा हूं जहां पर बवाल हुआ था और जहां पर फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पूरे इलाके को नाकाबंदी किया गया है, फोर्स लगातार गश्त कर रही है, तैनात है। इसी बीच अब जावेद का घर जमींदोज होने के बाद सूचना ये है कि इस इलाके में भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, अतिक्रमण हटाया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी इस सूचना के बाद इस एहतियातन अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से नुकसान ना हो। तो ऐसी ही हम एक दुकान पर हैं जहां पर एल्युमिनियम का काम होता है, किचन एसेसरीज बनती हैं, कैबिनेट बनती है। उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आप लोग अपना सामान क्यों हटा रहे हैं? अब पेपर में दिया, इसके लिए हटा रहे हैं। क्या दिया है पेपर में? हाँ, इधर का टूटेगा। इधर टूटेगा। तो कोई सूचना ऐसी आई है आप लोगों के पास? अभी ऐसी सूचना यहाँ कोई नोटिस नहीं लगाया गया। अच्छा, नोटिस नहीं लगाया गया, तो एहतियातन हटा रहे हैं। इधर अंबेडकर नगर में पुलिस ने उपद्रवियों की फोटो जारी की है। 10 जून को टांडा में बवाल के बाद आरोपियों की फोटो चौराहों पर लगाई गई ताकि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। टांडा सीओ ने बवाल में शामिल 100 से ज्यादा लोगों की फोटोग्राफ शहर के अलग अलग चौराहों पर चस्पा की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं उनकी पहचान बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और पुलिस ने अपील की है कि जिन्हें भी इनके बारे में कोई जानकारी हो वो जरूर पुलिस से शेयर करें। अब तक इस मामले में 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी की तलाश चल रही है। पिछले फ्राइडे को नमाज कायदे से अदा हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने, एक फराज नाम का लड़का था, उसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करना चाहा, जुलूस निकालना चाहा, जिसको रोका गया। इसमें कुछ पत्थर फेंके उन लड़कों ने, उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम। उस मुकदमे के अंतर्गत जो वीडियो फुटेज मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा बनाया गया उस घटनाक्रम का, उसमें जो लोग अपीयर हुए, जो बदमाशी कर रहे थे, उन सब की फोटो निकाली गई है और उनकी पहचान कराई जा रही है। उधर फिरोजाबाद में भी पुलिस का एक्शन जारी है। लगातार यहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे और आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और आरोपियों के फोटो तैयार किए गए। इसके जरिए पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है।
तो 10 जून को अलग अलग जिलों में हुई हिंसा के बाद गोरखपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति कायम रहे और इसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस ने ड्रोन की मदद से कई इलाकों में निगरानी की और ऐसे घरों को चिन्हित किया जिनकी छतों पर ईंट और पत्थर रखे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 54 लोगों को नोटिस भेजा है। छतों से पत्थर हटाने को कहा गया है। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ड्रोन सेल और ड्रोनों के माध्यम से जनपद गोरखपुर शहर में सभी घरों की छतों एवं घरों के बाहर विभिन्न प्रकार के ईटा पत्थर एवं कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। उन सबका ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई एवं 54 घरों को नोटिस दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर रखे ईटा पत्थर को अपना कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेकर उनको रखें, अन्यथा इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए उनको हटाने की हिदायत दी गई। और चलिए आपको बता देते हैं कि इस मामले में अब तक कहां से और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उपद्रव के मामले में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। तो अब तक अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश से 325 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रयागराज, वहां से 92 गिरफ्तार किए गए हैं उपद्रवी। सहारनपुर से 80 गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया था। हाथरस में 51 उपद्रवी पकड़े गए अब तक। तो वहीं दूसरे जिले की बात की जाए अंबेडकर नगर, यहां पर भी 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो पकड़े गए हैं और कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। मुरादाबाद में 35 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी धरपकड़ जारी है। फिरोजाबाद में 16 गिरफ्तार किए गए हैं और इलाके में अलग अलग जगहों पर दबिश पुलिस की चल रही है। अलीगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी 6 उपद्रवी पकड़े गए हैं और बाकियों की तैयारी में भी प्रशासन जुटा हुआ है। जालौन में भी 4 की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक की कार्रवाई की ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के पोस्टर्स भी बनवाए गए हैं, कई जगहों पर चौक चौराहों पर लगाए गए हैं पोस्टर्स, और पोस्टर्स के जरिए जो अभी तक फरार चल रहे हैं उपद्रवी, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। आम लोगों से भी सहयोग की अपील प्रशासन की ओर से की गई है कि वो भी इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानकारी दे सकते हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। जमीयत ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि प्रक्रिया का पालन किए बिना ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, लिहाजा इस पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। और प्रयागराज में जावेद पंप पर बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ यूपी भवन यानी कि दिल्ली के बाहर जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर, इसके अलावा दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बुलडोजर एक्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी भवन के बाहर जेएनयू के छात्र आज इकट्ठा हुए और वहां पर हंगामा किया है। दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू कैंपस में कल से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है सरकार के खिलाफ। उपद्रवियों पर एक्शन को लेकर एसपी नेता इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि सरकार कानून पर बुलडोजर चला रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हिंसा मामले में विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस पूरी घटना की बहुत सख्त शब्दों में निंदा करता हूं, और दूसरी बात जो मैं ख़ास तौर से सब लोगों से अपील करता हूं कि इबादत गाह को इबादत गाह रहने दें। मस्जिद जुमा की नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं, उसको वहीं तक सीमित रहने दें। बुलडोज़र तो देश की न्यायिक व्यवस्था पे चल रहा है। आपने सब सहियों को दरकिनार कर कर किसी के कल को मेरे भी घर पे चला। शायद जो सख्त कार्रवाई है उसके बाद ये समझ में सबके आ गया। अखिलेश जी तो हिमायत कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने रहे लोगों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद करते हैं तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। अब वो तो बुजुर्ग है, क्या कहूँ, उन्हें तो घर बैठ के
अब नु कह रहे ना, हमारे यहाँ तो कह रहे वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में राजनीति कर रहे, संभल की जनता को भी सोचना चाहिए कैसे करना। और उधर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत खान ने पार्टी नेता मोहम्मद शाह आलम पर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत यह मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है कि प्रयागराज के अंदर हमारी पार्टी के जिला सदर जनाब शाह आलम साहब को उस मामले में दोषी ठहराया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरीके का एलिगेशन किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर लगाना गलत है। तो ये तो बात हुई 10 जून को हुई हिंसा में कार्रवाई की। अब बात कर लेते हैं 3 जून को कानपुर में जो हुआ, उसके बाद क्या क्या एक्शन अब तक हुआ है। कानपुर हिंसा के आरोपी निजाम कुरैशी का पुलिस ने जफर हयात और उसके साथियों से आमना सामना कराया। सूत्रों के मुताबिक एटीएस एसआईटी ने बर्रा थाने में कुरैशी से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की। पूछताछ में जांच एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आपको बता दें, एसआईटी ने निजाम कुरैशी को शनिवार को बेकनगंज से गिरफ्तार किया था। बर्रा थाने में पूछताछ हुई, 40 मिनट तक पूछताछ हुई है और आमना सामना भी करवाया गया है। आमना सामना करवाया गया कुरैशी का जफर हयात हाशमी से और कई सवालों की क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है। एटीएस एसआईटी ने बर्रा थाने में पूछताछ की, 40 मिनट तक सवाल जवाब हुए हैं और एसआईटी का दावा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इससे पहले भी हाशमी से जब पूछताछ हुई थी तो कई नाम हाशमी ने भी लिए थे और कई बड़े नामों का जिक्र भी एटीएस ने किया है। उधर एएमयू में कैंडल मार्च निकालकर नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्रदर्शन में एएमयू के कुछ प्रोफेसर्स भी शामिल थे, लिहाजा उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। एडीजी आगरा जोन ने साफ किया है कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। एएमयू के प्रोफेसर्स और छात्रों पर धारा 144 के बावजूद प्रदर्शन करने के आरोप है और इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। मामले में मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें जेजे एक्ट की धाराओं को भी समावेशित किया गया है। यानी कि ऐसे लोग जो कॉन्स्पिरेसी करते हुए या कॉमन प्लान करते हुए बच्चों का उपयोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और वो कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। इधर नोएडा में पुलिस कमिश्नर और डीएम ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक बुलाई। कई जिलों में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की है। अमन चैन बनाए रखने की कोशिश में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने साफ कहा है कि सभी संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया की निगरानी के लिए भी अलग से टीम बनाई गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों पर तुरंत ही शिकंजा कसा जा सके। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूर दराज के जारचा दादरी से लेकर शहर के सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर थे और आज उनके साथ एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता की गई कि कैसे गौतम बुद्ध नगर में जो इस तरह की शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, इसको और प्रगाढ़ किया जाए, इसको और मजबूत किया जाए और साथ ही साथ नवयुवकों को धर्मगुरुओं के माध्यम से क्या मैसेज दिया जाए, किस तरह वो सोशल मीडिया या अन्य प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और अगर कहीं कोई इस तरह की बात होती है तो प्रशासन का, पुलिस का जिस तरह से वो सहयोग करते आए हैं उसी तरह का सहयोग आगे भी देते रहेंगे। इधर कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से बनाई गई 2 इमारतों को सील कर दिया। अनवरगंज के फूल वाली गली में सुफियान बेग और राशिद सिद्दीकी के नाम पर अवैध इमारतें बनाई गई थी, जिन्हें केडीए के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सील किया। अधिकारियों ने साफ किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम जारी रहेगा। बिना मानसिक स्वीकृति का था, इस कारण सारे नियमों के अंतर्गत
पक्ष को पूरी तरह से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ये सीलिंग का आदेश किया गया है। हाँ, बस बिल्कुल हमारे उच्चाधिकारियों का निर्देश है ये कि जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग हो रही है। मस्जिदों ईदगाहों में धारा 144 लगाने की मांग हो रही है। केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई है और ये मांग की गई है हिंदू महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर एक याचिका दाखिल की गई है और उसी याचिका में ये तमाम मांग रखी गई है। देवबंद आतंक का ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी कहना है हिंदू महासभा का। मस्जिदें दंगों का हब बन गई है। हिंदू महासभा ने अपनी चिट्ठी में ये बात भी लिखी है। तो एक मांग की गई है, बड़ी मांग ये की गई है कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए, मस्जिदों ईदगाहों में धारा 144 लागू कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर दंगों को भड़काने की साजिश होती है। एक केंद्र की तरह ये काम कर रहा है और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंदू महासभा ने ये डिमांड्स रखी हैं। और इधर राहुल से ईडी सवाल जवाब कर रहा है और दूसरी तरफ सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और राजनीति भी अपनी जगह पर चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। इस वक्त सुबह करीब 11:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी के मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। पहले राउंड से राहुल गांधी करीब 3 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई पहले राउंड में और इसके बाद लंच ब्रेक पर वो बाहर गए। राहुल इस दौरान अपनी बहन प्रियंका के साथ मां सोनिया गांधी को देखने गंगाराम अस्पताल पहुंचे। गंगाराम अस्पताल में इस वक्त सोनिया गांधी एडमिट है। जानकारी के मुताबिक राहुल से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए हैं। वहीं पूछताछ का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। हिरासत में लिए गए नेताओं से प्रियंका गांधी ने थाने में जाकर मुलाकात की। और ईडी की राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आजादी के पहले, आजादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को। जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। और इस पूरे मसले पर रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पूरा देश के हर नागरिक से आप पूछेंगे तो उनको लग रहा है कि जब भी ईडी की बात करेंगे तो उनको लगेगा कि वो तो बीजेपी के वजह से ही जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और आप देखेंगे जब भी कोई प्रचार कर रहा हो या कहीं भी इलेक्शन हो रहा हो तो जो उम्मीदवार है उनके परिवार को ज़रूर परेशान किया जाता है, चाहे कोलकाता हो या पंजाब हो, हर जगह। तो ज़रूर मैंने भी झेला है ये काफ़ी समय से, मतलब कि 2014 से जब से ये बीजेपी आई है पावर में, तब से कोई ना कोई परेशानी करते रहते हैं।
इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस जांच एजेंसियों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करप्शन की समर्थक पार्टी है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का, जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। इधर इटावा सफारी पार्क में कैंसर पीड़ित शेर मनन की मौत हो गई। मनन इटावा सफारी पार्क का गॉडफादर माना जाता था। इटावा सफारी पार्क में 9 शावक मनन शेर से ही पैदा हुए। काफी दिनों से मनन शेर कैंसर से पीड़ित चल रहा था।